हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो चीज़ें कराने जा रहा हूं वो आपका चैप्टर नंबर है वैद्युत। इससे पहले मैंने वैद्युत के कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें भी आप देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कई सारी चीज़ें आपके लिए समझाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी परिभाषा वैद्युत के चैप्टर में है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी थ्योरी है वो इसी वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम समझेंगे कि वैद्युत धारा आखिर होती क्या है। वैद्युत धारा आखिर होती क्या है तो मैं आपके लिए बता दूं। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे, वैद्युत धारा कैसे समझ पाएंगे। देखिए, मान के चलिए आपके पास एक तार है। ये क्या है, ये एक तार है। अब भैया ये एक तार है तो इसमें क्या होगा, इसमें आवेश होगा। इसमें क्या होगा, ये आवेश होगा, ठीक है ना। ये क्या है, आवेश। बस समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ये बात की मेरी गारंटी है। तो आपके पास तार था और ये भैया आवेश, ठीक है ना। आपके पास तार ले लिया और ले लिया मैंने आवेश। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना दोस्तों। आवेश हो गया और ये आपका तार हो गया। अब ये आवेश यहाँ से और यहाँ तक जो जाएगा और उसमें कितना समय ले रहा है, वही आपकी वैद्युत धारा है। कहने का मतलब ये है कि आवेश के प्रवाह की दर को भाई परिभाषा समझने का प्रयास करो। जैसे कि ये एक तार है, मैंने अभी आपके लिए बताया है, और इसमें ये आवेश है, ठीक है ना। तो ये जो आवेश है यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, उसके जो प्रवाह की जो दर है, यानी कितना ये समय ले रहा है, उसी चीज़ को मैं कहता हूँ वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो परिभाषा लिख लीजिए। अरे भैया नोट्स बना लो अपने। कहने का मतलब ये है कि अपने नोट्स बनाओ और जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें लिखते जाओ, ठीक है ना। क्या लिख रहा है देखिए, कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह दर को हम कहते हैं वैद्युत धारा, ठीक है ना। अभी मैंने आपके लिए बताया, वही चीज़ मैंने आपके लिए चित्र के द्वारा समझाई थी कि किस तरह से हम चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, और क्या वैद्युत धारा के बारे में और क्या ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ये होता है Q बराबर IT। इस फॉर्मूले को दिमाग में डाल लो भैया। Q बराबर क्या है, IT है, और या फिर Q बराबर NE आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों फॉर्मूलों को दिमाग में डाल लो, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो आपको आसानी होगी। अभी सिर्फ आप लिख लो एक साइड में, जब इनका यूज होगा तब मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं। अब देखिए, Q बराबर IT है तो भैया अगर I निकालोगे तो T इसके अपॉन में जाएगा, तो I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ से भी परिभाषा बन रही है इस वाले फॉर्मूले से। क्या है कि आवेश के प्रवाह दर को मैं क्या कहता हूँ, वैद्युत धारा, ठीक है ना। और वैद्युत धारा दोस्तों कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं कि एमीटर क्या होता है दोस्तों। क्या होता है, एमीटर। क्या दोस्तों, एमीटर। तो एमीटर समझ लीजिए, आ जाइए। देखिए, एमीटर का मतलब होता है जैसे कि किसी भी तार में, जैसे कि अभी मैंने बताया ये तार है, इसमें करंट चल रहा है, तो इस करंट को जो नापेगा, इस करंट को जो नापेगा भैया, वो हो जाएगा आपका एमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा प्रश्न ये बनेगा कि एमीटर होता क्या है। तो क्या होता है भैया, जो वैद्युत धारा को मापता हो वो होता है आपका एमीटर, ठीक है ना। एमीटर के बारे में दो बातें और हमें ध्यान रखने हैं। कौन सी बातें, कि जो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, लिख लो भैया एक एक बात को। जो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। आपका एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये दो बातें हैं एमीटर की, ये खास बातें हैं। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो ऑप्शन में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो एमीटर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम आवेश। आवेश क्या चीज़ होती है, क्या दोस्तों, आवेश। तो देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे इन चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आवेश समझने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या समझ रहे हैं हम, आवेश। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, उसकी एक क्वालिटी होती है, उसका एक विशेष गुण होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वह अपने चारों ओर क्या करता है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे आप क्या कहते हो, उसे आप आवेश कहते हो। क्या कहते हो, आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या था फॉर्मूला,
Q बराबर IT, ये फॉर्मूला था, आपने पढ़ा था। तो ये जो Q है ना, इसी का मतलब तो आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। क्या होता है दोस्तों? ये आवेश होता है इसमें, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है, ठीक है ना। तो आवेश, ठीक है ना, जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि कभी कभी क्या करते हो कि आपके पास छोटे छोटे कागज़ के ये टुकड़े हैं, मान के चलिए ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और आपने क्या किया, कोई पेन लिया और उसे आपने सिर में रगड़ लिया, ठीक है ना। ये पेन है और आपने सिर में रगड़ लिया, तो आप क्या देखोगे, जब इनके पास इस चीज़ को लाओगे तो क्या ये छोटे छोटे टुकड़े इससे चिपकने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया इसमें आपने एक रगड़ सी मारी है, और इस रगड़ से इसमें जो उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ दोस्तों? वो उत्पन्न हुआ है आवेश। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आवेश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है? एक तो ये पूछ सकता है कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक है भैया कूलाम, ठीक है ना। और दूसरा अगर मात्रक निकालना हो आपको तो देखो Q बराबर IT पढ़ा है, Q बराबर IT, तो I का मात्रक एम्पियर और गुणा समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर गुणा सेकंड भी बन सकता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे आपके लिए समझना होगा विभव क्या होता है दोस्तों, विभव, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो, ये फॉर्मूला भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभव क्या होता है? तो विभव का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए, देखिए अगर कोई भी आवेश है, अभी मैंने आपको लिए समझाया है कि कोई भी आवेश है, ठीक है ना, उस आवेश को यदि आप किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रही हो, ठीक है ना, उस आवेश को आप क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो या लाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। और कहाँ से ला रहे हो? अनंत से। कहाँ से दोस्तों? अनंत से। तो क्या होगा कि भैया एकांक धनावेश को जब आप अनंत से लाओगे, और कहाँ ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र में, तो लाने में जो काम किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, उसे आप क्या कहोगे? विभव कहोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है V बराबर W/Q। इस फॉर्मूले को आप लिख लो, V बराबर W/Q। तो W का मतलब दोस्तों कार्य, अरे भाई W का मतलब क्या होता है? कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और नीचे है आपका Q, मेरा मतलब है कूलाम। कूलाम का यानी आवेश होता है। Q मतलब क्या होता है? आवेश, और आवेश का मात्रक है कूलाम। तो जूल बट्टे कूलाम भी हो सकता है इसका मात्रक, और या फिर हो सकता है इसका मात्रक वोल्ट। क्या हो सकता है? वोल्ट। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक एक चीज़ को समझा दूंगा। और जिन दोस्तों ने पिछले वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को भी देख लो भैया, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नो समझ लो कि आपके पेपर में बिल्कुल भी क्वेश्चन नया नहीं देखने को मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रसायन विज्ञान के 2 चैप्टर कंप्लीट हैं मेरे इस चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। किसमें? डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलते हैं अब आगे। तो हम चल दिए आगे, और जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था कि विभव को पढ़ा था आपने, अभी क्या पढ़ा था? विभव पढ़ा था ना। क्या था फॉर्मूला? V बराबर W/Q। भाई पढ़ा था ना, अरे अभी तो पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? विभव तो पढ़ लिया, अब भैया विभव को मापेगा कौन? तो विभव को मापेगा वोल्ट मीटर। अभी मैं आपके लिए समझाऊं, जैसे कि आपके घर पर समर होगी, अरे छोटी वाली जो समर होती है भैया, छोटी वाली अक्सर सबके घर पे मिल जाएगी, तो उसमें 2 मीटर मिलेंगे आपको, एक ये रहा और एक मीटर ये रहा, ठीक है ना। मैं आपको चीज़ों को क्या है ना कि मतलब प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 मीटर में आप देखना, या फिर अभी देखे आओ, देखो एक में लिख रहा होगा A और एक में लिख रहा होगा B, ठीक है ना। ये अभी आप देख आओ और आपको नज़र भी आ जाएगा, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ चीज़ें वास्तव में ही ऐसी चल रही हैं जो प्रैक्टिकली है, ठीक है ना। तो एक में लिख रहा होगा A और एक में लिख रहा होगा B। तो जिस पर A लिख रहा है वो तो है आपका ए मीटर। कौन सा मीटर? ए मीटर। तो ए मीटर मैंने अभी आपको बताया है कि ए मीटर क्या करेगा? ए मीटर आपको धारा को नापेगा। किसको? धारा को, ठीक है ना। और दूसरा में लिखा होगा बी का मतलब है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर भैया? वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और ये मापेगा वोल्ट को, यानी वोल्ट मतलब क्या नापेगा? वोल्ट मतलब विभव को नापेगा। क्या नापेगा? विभव को। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए जरा समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कि करंट को नापने के लिए एमीटर, उसी प्रकार वोल्टेज को नापने यानी विभव को नापने के लिए क्या? वोल्ट मीटर, ठीक है ना। 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च का मतलब अधिक से अधिक होता है, और इसे हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया आने वाला है। क्या है? ओम का नियम। इस नियम को समझेंगे सबसे पहले। इस नियम को समझने से पहले, यानी देखिए परिभाषा तो आपको बाद में याद करनी है, ओम के नियम को समझने से पहले सबसे पहले आपको एक तरीका याद करना है। क्या तरीका है भैया? आपको तरीका याद करना है कि बी प्रोपोर्शनल आई,
यानी वोल्टेज समानुपाती होता है भैया करंट के। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपकी करंट बढ़ जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। जब वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये सिर्फ ओम के नियम के अनुसार होता है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। लेकिन ओम के नियम से ये चीज़ ठीक है। आप हाई स्कूल में हो तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना। लेकिन आप जब उच्च स्टडी करोगे ना इलेक्ट्रिकल से या किसी भी चीज़ से, तब आपको पता चलेगी कि ये जो चीज़ होती है ये गलत तो नहीं हो सकती, गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन कंडीशन अलग होती है, ठीक है ना। वोल्टेज के बढ़ने पर जो होता है ना दोस्तों, करंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ओम का नियम क्या कह रहा है भैया, किसी भी नियम को लिखो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी नियम हो, किसी भी नियम की शुरुआत आप एक लाइन से करो कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो उस चालक में बहने वाली जो धारा है वो चालक में सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज समानुपाती होगा आपके करंट के, लेकिन कब, एक कंडीशन है कि अगर ये तार है, इस तार में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए, अगर ये तार है और इसका अगर वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो आपका करंट बढ़ेगा, ये बात ओम का नियम कह रहा है। लेकिन ये नियम तब फॉलो होगा जब उसकी भौतिक अवस्था ना बदली जाए। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो आप, अच्छी बात है, तो करंट बढ़ेगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मान के चलो कि जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या करा कि आपने और लेंथ बढ़ा दी इसकी, भाई और लेंथ बढ़ा दी, या फिर आपने इसका एरिया बढ़ा दिया, या फिर इसने आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तार का अलग किसी सोर्स से, तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो फिर नहीं करेगा भाई। फिर आपका वोल्टेज बढ़ने पर करंट नहीं बढ़ेगा, ये फिर अलग ही कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए ओम ने पहले बोल दिया है कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी शर्त है। क्या शर्त है कि भैया जो आपके पास तार है, जो चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था मत बदलना, ठीक है ना, उसकी भौतिक अवस्था मत बदलना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं अब प्रतिरोध क्या होता है भैया, प्रतिरोध क्या होता है। तो अभी इसे समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका देखिए, आइए मैं समझाता हूँ प्रतिरोध होता क्या चीज़ है भैया। तो प्रतिरोध समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक नाली है, ठीक है ना, ये आपकी एक नाली है, इसमें आपका पानी चल रहा है। क्या चल रहा है, इसमें आपका पानी चल रहा है, ठीक है ना, ये आपका पानी है, ठीक है ना, ये आपका पानी। समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज़ को, ये आपका पानी है। तो भाई पानी इधर आ रहा है, ठीक है ना, पानी इधर आ रहा है। अब क्या करा कि आपने क्या किया दोस्तों, कि आपने क्या किया कि यहाँ पर एक बांध लगा दिया, एक बांध लगा दिया। तो क्या बताइए कि पानी इधर से इधर जा पाएगा, बोले कि चला तो जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पानी को समझिए आप करंट, पानी को समझिए आप करंट। क्या समझिए दोस्तों, करंट के, करंट का मतलब धारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धारा के जो मार्ग में, और ये जो क्या, ये चीज़ क्या, ये बांध है आपका प्रतिरोध, ठीक है ना, ये बांध क्या, ये प्रतिरोध है, और ये पानी है आपकी धारा, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, कैसे हो जाएगा जरा बताना, आइए जरा समझिए। देखिए अब भैया क्या होगा कि धारा के जो मार्ग में जो अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है वो है आपका प्रतिरोध। इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरह से समझाया है आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो भैया इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, ये होता है आर बराबर, ये जो चिन्ह है रो, इसे बोलते हैं रो एल अपॉन ए। तो आर का फॉर्मूला जो होता है रो होता है रो एल अपॉन ए। अब बोले इनका मतलब तो बता दो कि रो का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। तो एल का मतलब है सीधा सीधा चालक की लंबाई, और ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो आपने तार लिया है। जैसे कि मान के चलिए कोई कोई बच्चा नहीं जानता कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक तार है, ये आपका एक तार है, ठीक है ना, ये आपका एक तार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधी सी बात है कि आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे, भाई निकालोगे, ये पूरे का पूरा, ये सब पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालोगे कि नहीं निकालोगे। अरे सीधी सी बात है भाई, क्षेत्रफल पूछ रहा तो ये पूरा निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना,
किससे निकालेंगे भाई, बेलन का यूज कर लो, बेलन के सूत्र का, कुछ भी करो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये सारा कुछ निकालना पड़ेगा, ये बात तय है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, कि जब आपसे क्षेत्रफल पूछे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पूछे तो सिर्फ आपके लिए ये जो चीज़ होती है ना सामने की, ये चीज़ निकालनी होती है सिर्फ। तो समझ में आ गया भैया, यानी आपका ये जो सामने फ्रंट जो हमें दिख रहा है ये कटा हुआ, ये चीज़ हमें निकालनी होती है। इसका मतलब होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और देखिए एक और चीज़ रहेगी रो का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोधकता। चलो इसे भी हम समझाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ होती आखिर क्या है। तो चलते हैं आगे, और वीडियो में अगर अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो। और ये भैया वैद्युत की ऑल इन वन वीडियो है, कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देख लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि अभी बात चली थी प्रतिरोधकता की, तो उसे भी समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। देखिए इसमें रो का मतलब था प्रतिरोधकता, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि आर बराबर होता है दोस्तों रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब रो आप निकालोगे भैया तो ए का मल्टीप्लाई इधर और एल का लग जाएगा भाग, तो चीज़ निकल के आ जाएगी आपके सामने ये वाली, ठीक है ना, ये वाली निकल के आ जाएगी। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, लिख दिया भैया। ए का मतलब मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, और एल का मतलब मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके सामने जो रो का जो मात्रक आया है वो आया ओम मीटर। ओम मीटर, ये वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि परिभाषा आखिर बनेगी कैसे। तो आइए जरा समझाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि अभी हमें आपको पता है कि आर, ये रो जो है, ये अभी एक चीज़ निकल के आई थी कि आर मीटर का स्क्वायर 1 मीटर। तो क्या होगा कि भैया रो आपका आर के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो सकती है, लेकिन कौन सी कंडीशन में हो सकती है वो चीज़ समझ लीजिए। तो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर होगी, लेकिन कौन सी कंडीशन में, जब आपका एक ऐसा तार है, ये तार आपका ऐसा है दोस्तों, जिसका ये जो है ना, ये यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये हो आपका 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और इसकी जो लेंथ हो ना वो हो आपकी 1 मीटर। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये सारी की सारी आप अपने नोट्स पॉइंट में उतार लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे नोट्स बनवा दूंगा, सिर्फ आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो अगला क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को बिल्कुल आपको ये समझिए, ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पिछली बार पूछा गया है, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास मान के चलिए एक तार है, ये आपका एक तार है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास एक तार है, तो इससे आपको क्या है कि इसका प्रतिरोध बदलना है भाई। आपको क्या करना है, इसका प्रतिरोध बदलना है, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, इसका प्रतिरोध बदल दो। तो क्या करेंगे प्रतिरोध बदलने के लिए, कोई बताएगा भाई प्रतिरोध बदलने के लिए क्या करेंगे? अरे भाई बताओ, प्रतिरोध बदलने के लिए क्या करेंगे? तो बोले कि क्या करेंगे, अब देखिए मैं बता दूं, जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर रो एल अपॉन ए, पढ़ा है भैया, ठीक है। तो क्या आर इसके समानुपाती होगा? बिल्कुल होगा। क्या आर इसके समानुपाती होगा? बिल्कुल होगा। क्या आर इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि आर जो है रो के समानुपाती है, एल के समानुपाती है, और ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप किसी का रो बढ़ाओगे, अगर किसी तार है, ये तार आपके पास, ये आपका तार है, अगर किसी तार का रो बढ़ाओगे, रो का मान बढ़ाओगे, तो आपका प्रतिरोध सीधी सी बात है बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और अगर एल बढ़ाओगे तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। अरे भाई समझ में आ गया। लेकिन अगर एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि भैया कंडीशन व्युत्क्रमानुपाती की है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ अभी लिखवाऊंगा, ठीक है ना, एक एक चीज़ आपके लिए लिखनी है, तो आप लिख लीजिए। ये आपके लिए देखिए सामने दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि देखिए पूरा का पूरा ये पैराग्राफ आपके लिए उतारना भाई, ये पूरा का पूरा उतारना, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने समझा दिया, सिर्फ आप उतार लीजिए। आप उतारेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या कहानी चल रही है, ठीक है ना। सिर्फ उतार लीजिए, आपको अभी जो पीछे चीज़ें समझाई हैं सिर्फ वही समझना है, ठीक है ना। तो आपके लिए समझ में आ जाएगा, ये पक्की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आइए जरा आप समझते हैं एक नई चीज़ को। नई चीज़ क्या है कि प्रतिरोधों को हम जोड़ते कैसे हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। जैसे कि आपके पास एक ही प्रतिरोध है, ठीक है ना,
एक ये प्रतिरोध है। तो इनको जोड़ते कैसे हैं, तो इनका क्रम क्या होता है, देखिए आइए समझिए। प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो है श्रेणी क्रम, ठीक है ना, और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में अगर आपको कुल प्रतिरोध चाहिए तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है ना। और इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी श्रेणी क्रम होता है, प्रतिरोधों का सीरीज क्रम होता है, उसमें धारा का जो मार्ग है ना वो एक होता है, सिर्फ एक ही मार्ग होता है, ठीक है ना। लेकिन समांतर क्रम में दो या दो से अधिक मार्ग हो सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को जो ध्यान रखेगा बच्चा, वो न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने में उसको आसानी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, भैया डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपके लिए उतारनी है, ठीक है ना। अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या करनी है, उतारनी है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, समझते हैं क्या चीज़ है, और आपके इसमें एक एक चीज़ को समझा दूंगा, ठीक है ना। भाई ये कुछ फॉर्मूले, ये तो आपके ध्यान ही रखने होंगे, क्योंकि इनसे क्या है कि कभी कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। एक फॉर्मूला पीछे लिखवाया था, कौन सा था, Q बराबर IT था, Q बराबर IT था, या फिर बोल सकते हो Q बराबर NE, इसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं पीछे। और जितने भी ये फॉर्मूले देखे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा, यानी दो चार फॉर्मूले, इन्हें आपको क्या करना है, रटना है, कैसे भी करो आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं फॉर्मूले से आगे जो न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व होंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें भी हम आपके लिए बताएंगे, ठीक है ना। तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कहने का मतलब ये, आपको ये छोड़ना नहीं है, आपके लिए क्या करना है, ये चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। और अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। क्या है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसकी नाप कैसे होती है, यानी माप कैसे होती है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में अगर वैद्युत ऊर्जा आ रही है, मेरा मतलब लाइट आ रही है, तो उसे आप खर्च कर रहे हो लाइट को, तो कैसे नपेगी वो, कैसे किस चीज़ में नपेगी, ठीक है ना, कैसे नपेगी। तो आइए जरा देखते हैं। जैसे कि अगर पानी आया तो पानी खर्च होगा लीटर में, कि भैया हमने इतना लीटर खर्च कर लिया। तो वैद्युत ऊर्जा भी तो किसी भी चीज़ में खर्च होगी, तो वो होती है वाट घंटा या फिर किलो वाट घंटा। तो वाट घंटा का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझो बेटा। वाट घंटा का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। मान के चलिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो एक वाट की है, किसकी है, एक वाट की है, ठीक है ना। अरे समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज़ों को। आपके पास ऐसी चीज़ है जो एक वाट की है, और यदि आपने वो एक घंटा जला दी, यानी एक घंटा आपने प्रयोग कर ली, किससे, बिजली से, तो आपकी जो एनर्जी जो खर्च होगी, जो वैद्युत ऊर्जा जो खर्च होगी, वो आपकी एक वाट घंटा हो जाएगी। एक वाट घंटा उसे बोलते हैं, एक वाट घंटा। और एक वाट घंटा का मतलब आपको पता है क्या होता है, एक वाट घंटा का मतलब होता है दोस्तों 3600 जूल। ये आपको ध्यान रखना है, एक वाट घंटा का मतलब क्या होता है, 3600 जूल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप एकदम नोट पॉइंट करके लिख लीजिए भैया। एक वाट घंटा का मतलब है 3600 जूल, ठीक है ना। अब मैंने समझा दिया आपके लिए, क्या मैंने समझा दिया आपके लिए वाट घंटा, और अब मैं समझाऊंगा आपके लिए किलो वाट घंटा। इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहने वाली है। अभी हमने वाट घंटा के बारे में चर्चा की थी, अब करेंगे हम किलो वाट घंटा के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, मेरा मतलब कोई बल्ब है, कोई सर्किट है, कुछ कोई भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन वो वैद्युत ऊर्जा खर्च करेगा इतना पता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो है 1 किलो वाट की, अगर वो आपने 1 घंटे जला दी, कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा अगर आपने प्रयोग कर ली, तो जो एनर्जी जो खर्च होगी ना दोस्तों, वो होगी आपकी 1 किलो वाट घंटा। इस बात को ध्यान में रख लो, इस बात को ध्यान में रख लो कि अगर कोई 1 किलो वाट की चीज़ है और आपने 1 घंटा जला दी, प्रयोग कर ली, तो एनर्जी जो खर्च होगी दोस्तों, वो आपकी होगी 1 किलो वाट घंटा। इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट घंटा, अच्छा 1 किलो वाट घंटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके घर में आता ना कि इतने यूनिट की बिजली आई है भैया, तो क्या 2 यूनिट आ गई, 5 यूनिट आ गई, 10 यूनिट आ गई, 15 आ गई, 20, 25, यानी कितनी भी यूनिट आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये दिमाग में सोचेंगे कि आखिर ये एक यूनिट बनती कैसे है, एक यूनिट बनती कैसे है, इस चीज़ को मैं सिखाऊंगा आपके लिए। एक यूनिट आपके घर में बनती कैसे है, तो मैं आपको बता तो रहा हूँ भैया, क्या बता रहा हूँ, यही तो चीज़ समझा रहा हूँ बार बार, कि अगर कोई चीज़ 1 किलो वाट घंटा 1 किलो वाट की है और वो आपने 1 घंटा जला दी, तो कहने का मतलब है, जला देगा का मतलब है कि वो प्रयोग कर ली। तो 1 किलो वाट की चीज़ है, 1 घंटा प्रयोग कर ली, तो जो बिजली बनेगी वो बनेगी आपकी 1 यूनिट। इस बात को दिमाग में डाल लो, 1 यूनिट। अब बोले कि हमारे घर में तो कोई चीज़ है ही नहीं जो 1 किलो वाट की हो। अरे यार, और चीज़ों को जोड़ लो, जैसे कि पंखा 60 वाट का हो गया, 60 वाट का पंखा हो गया मान के चलिए, और भी चीज़ें लगा लीजिए, कुल मिला के आपने बहुत सारे अप्लायंसेस हैं और जोड़ के आ गया आपका 1000 वाट। 1000 वाट आ गया जोड़ जाड़ के, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, 1000 वाट। तो 1000 वाट का मतलब होता है 1 किलो वाट, 1
किलो वाट। अब ये जितनी भी 1000 वाट की चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें पूरे लगातार 1 घंटा चलाओगे, कितना 1 घंटा चलाओगे, तब जाके आपकी 1 यूनिट बनने वाली है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इस बात को नोट करके लिख लीजिए, ये कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने किस तरह से एक एक चीज़ को समझाया, और अभी आपके लिए सिखाऊंगा मैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आपके एग्जाम में कभी कभी तो क्या हमेशा आती है। कौन सी चीज़ें कि 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे कि 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो देखिए 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है। 1 किलो वाट का मतलब था दोस्तों 1000 वाट। अरे अभी अभी बताया है 1000 वाट। और इसे घंटा को तोड़ दो सेकंड में, तो बोले भैया 60 गुणा 60, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो 36, तो भैया 36 गुणा 10 की पावर 5। तो कहने का मतलब ये है कि 1 किलो वाट घंटा में जो आपके जूल खर्च होंगे वो होंगे 36 लाख जूल खर्च। कितने जूल? 36 लाख जूल खर्च हो जाएंगे आपके 1 किलो वाट घंटा में। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 1 यूनिट जब खर्च होगी जब आप इतने जूल खर्च कर दोगे, 36 लाख जूल जब आप अपने घर में खर्च कर लोगे, तब कहोगे कि भैया 1 यूनिट हमारी खर्च हो गई, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं कि आखिर हमें यूनिट निकालते कैसे हैं। अगर यूनिट आपको निकालने को दे दी जाए किसी चीज़ की कि भैया यूनिट निकालो अपने घर की, तो यूनिट निकालते कैसे उस चीज़ को समझ लीजिए। तो यूनिट निकालने का घंटा होता है, ये ट्रिक सी है, PhD/1000। P का मतलब है पावर, H का मतलब है घंटा, और D का मतलब है दिन, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल कराएंगे जब उसका यूज हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर हाई स्कूल में अधिकतम अंक चाहिए, मैंने एक एक चीज़ को आपको समझा दिया है, इन्हें आप अपनी कॉपी में बना लो और उन भाई बहनों के पास भेज दो जो हाई स्कूल में है, ठीक है ना। उनकी भी मदद हो जाएगी अच्छे ढंग से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।